अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 द इम्यून सिस्टम एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स के साथ। तो इम्यून सिस्टम जो है हमारे पास वो सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वो अंडर थ्रेट होती है कि कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस या कोई वर्म्स या फॉरेन बॉडी कुछ भी एंटर हो जाए ना थ्रू द स्किन या जीआईटी रिस्पिरेटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम वगैरह के। तो इनको डिफेंस सिस्टम जो हमारी बॉडी का है वो हमारा इम्यून सिस्टम कहलाता है। अब इम्यूनिटी जो है वो एक हमारे पास इनेट इम्यूनिटी होती है और एक अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है। जो इनेट होती है वो रैपिडली जो होती है एक्ट करती है फॉरेन एजेंट के अगेंस्ट, ठीक है, और ये बाय बर्थ जो होती है प्रेजेंट होती है। ये रैपिड होती है। दूसरा ये कि इसकी कोई मेमोरी नहीं होती है, ये बहुत नॉन स्पेसिफिक सा एक डिफेंस सिस्टम होता है। और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें हमारे पास इंक्लूडेड है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जिसमें कि 20 सीरम प्रोटीन्स होते हैं जो कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह एंटर होते हैं तो ये उसको मारते होते हैं, ठीक है, अटैक करते होते हैं। सेकंड, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स भी इस इनेट इम्यूनिटी में आते हैं, जो कि स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स हैं। और जो दो मेजर एएमपीज हैं हमारी बॉडी में वो डिफेंसिन और कैथीलेसिडिन है। और उसके अलावा साइटोकाइंस प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, जैसे कि लिम्फोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स, काइंस और इंटरफेरॉन। ये क्या करते हैं, ये भी हमारे पास अटैक करते हैं फॉरेन एजेंट के खिलाफ। और न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, वो हो गए। और नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल्स वैसे लिम्फोसाइट्स हैं, वो भी हमारे पास इनेट इम्यून सिस्टम पे कंपोज जैसे। अच्छा, अब जब अडेप्टिव इम्यूनिटी है वो हमारे पास क्या होती है कि वो स्लोअर होती है थोड़ी सी, और वो स्पेसिफिक होती है और उसकी एक इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो इसमें बी सेल्स और टी सेल्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। अब इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं, एक ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, एक सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स। तो ह्यूमरल जो है वो एंटीबॉडीज़ उसमें होती है कि बी सेल एंटीबॉडीज़ से वो प्रोड्यूस करता होता है और वो बाइंड करती हैं एंटीजन के साथ, और फिर वो सारा कॉम्प्लेक्स बनता है। और जो सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स है वो सेल मीडिएटेड है। उसमें क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं ना वो खुद अटैक करते हैं फॉरेन सेल्स को या कैंसरस चेंजेस वगैरह को। अब एंटीजन क्या होता है, अगर कोई सी भी लाइक फॉरेन स्ट्रक्चर और सब्सटेंस हो उसको एंटीजन हम कहते हैं। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, कोई ट्रांसप्लांट का ऑर्गन या टिश्यू, वो भी एंटीजन होता है। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि हमारी बॉडी के अपने सेल्स को भी इम्यून सिस्टम को लगता है कि ये फॉरेन सब्सटेंस है, तो उसके खिलाफ एक्ट करता है, तो उस वो ऑटो इम्यून डिजीज़ हमारे पास बन जाती है। लेकिन एंटीजन जो है वो लाइक कोई फॉरेन सब्सटेंस है तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एज रिकग्निशन नहीं होती, उसका एक पोर्शन जो होता है एंटीजन, एक डिटर्मिनेंट जिसको हम एपिटोप्स बोलते हैं, तो उसको रिकग्नाइज करती है हमारी इम्यून सिस्टम और फिर उसके खिलाफ अटैक करती है। इसके बाद आ जाते हैं एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ जो है वो इम्यूनोग्लोब्युलिन्स है, ठीक है। और ये जो होती है इनकी एक एबिलिटी होती है कि वो एंटीजन के एपिटोप्स को रिकॉग्नाइज़ करती है, उसके साथ कंबाइन होती है। और एंटीबॉडीज़ सीक्रेट होते हैं बी सेल से और बी लिम्फोसाइट से, जो कि ह्यूमरल इम्यूनिटी बनाते हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडी का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो वाई शेप्ड होता है। इसमें दो हैवी चेन्स और दो लाइट चेन्स होती है। ऐसे कि जो वाई का स्टेम होता है ये हैवी चेन से बना होता है, और जो इसके आर्म्स होते हैं वो लाइट चेन और हैवी चेन दोनों से बने होते हैं, और इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। अब इसके 2 रीजन है, एक एफसी रीजन और एक एफएबी रीजन। तो जो एफसी है ये फ्रेगमेंट कांस्टेंट रीजन है, और ये फ्रेगमेंट का एंटीजन बाइंडिंग रीजन है, ठीक है। तो कांस्टेंट रीजन जो है ये क्या रोल प्ले करता है, इट मॉड्यूलेट्स द इम्यून सेल एक्टिविटी, ठीक है। और जो ये इसके जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड का वो सेम रहता है, मतलब हर एक एंटीबॉडी का सेम होता है, जबकि ये जो एंटीजन बाइंडिंग रीजन है ये वेरिएबल रीजन है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि ये किस एंटीजन के लिए स्पेसिफिक है। अच्छा, उसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है मोस्टली ये मोनोमेरिक एक फॉर्म में होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सी किस्म की एंटीबॉडी है, तो स्ट्रक्चर मोनोमेरिक या डायमेरिक या पेंटामेरिक भी बन सकता है। तो इनके जो नाम है वो है गेम, GAM और E और D, ठीक है। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी है वो मोनोमेरिक फॉर्म में होता है, मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी है, और 75% सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाता है, ठीक है। और ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में सीक्रेट होता है। अच्छा, IgA जो है ये चीफली प्रेजेंट होते हैं सिक्रीशंस में, बॉडी सिक्रीशंस में, और इनको हम सिक्रीटरी IgA भी बोलते हैं। इसका ऐसा होता है कि ये जब सिक्रीट होते हैं तो साथ में इनकी एक और कंपोनेंट भी अटैच हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सिक्रीटरी कंपोनेंट। और ये होते हैं हमारे पास वो डायमेरिक या ट्राइमेरिक फॉर्म में।
तो जो यूनिट्स इसके अटैच होते हैं वो जे चेन के थ्रू अटैच होते हैं, जो कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। अच्छा, अब ये सिक्रीशंस में जो होते हैं सिक्रीटरी कंपोनेंट इनके ऊपर लगा होता है, मतलब जो फॉर एग्जांपल जिस ग्लैंड में ये सिक्रीट हो रहे हैं या एपिथेलियम, तो उस एपिथेलियम से एक सिक्रीटरी कंपोनेंट आता है, वो भी इसके साथ अटैच हो जाता है। ये खुद प्लाज्मा सेल से सिक्रीट होता है। तो जब वो अटैच होता है तो ये सिक्रीटरी कंपोनेंट में सिक्रीशंस में ज़्यादा टाइम रिटेन रह सकता है कि कोई एंजाइम इसको ब्रेक नहीं कर सकता है। तो इस तरह ये जितनी बॉडी सिक्रीशंस है उनको प्रिवेंट करता है कि वहाँ पे कोई माइक्रोब्स वगैरह जो है वो वहाँ पे प्रोलिफरेट करे। अच्छा, आईजीएम जो है ये हमारे पास प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में रिलीज़ होता है, ये पेंटामेरिक फॉर्म होता है, 5 आईजीएम मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये 10% ऑफ द एंटीबॉडी सर्कुलेटिंग इन द ब्लड कंपोज़्ड करते हैं, ठीक है? और इसके मल्टीपल एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होंगी क्योंकि 5 इसके यूनिट्स अटैच होते हैं, ठीक है? तो ये बहुत लाइक फास्ट एक्टिंग है और ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है। आईजीई जो है ये हमारे पास मोनोमेरिक है और ये काफ़ी कम क्वांटिटी में प्रेज़ेंट होता है और ये इवन बेसिकली मास्ट सेल्स के सरफेस पे भी प्रेजेंट होता है। तो जब कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है या पैरासिटिक इन्फेस्टेशन इस तरह कुछ होती है इन्फेक्शन, तो क्या होता है कि आईजीई जो होता है वो सिक्रीट होता है और वो क्या करता है कि जब वो एंटीजन और के साथ बाइंड करता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, तो हिस्टामिन और हेपरिन और वो ल्यूकोट्राइन्स ये सारे रिलीज होते हैं, तो इम्यून रिस्पॉन्स होता है। तो इसके बाद ये आईजीडी जो है ये भी मोनोमेरिक है और ये बी सेल्स के सरफेस पे एक्सप्रेस होता है। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास एक ग्रुप ऑफ जीन्स है जो कि कोड करता है स्पेशल सरफेस प्रोटीन्स को, जिनको हम कहते हैं एमएचसी मॉलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं, हर एक इंडिविजुअल के यूनिक होते हैं प्रोटीन्स, ठीक है? और ये एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी में हेल्प करते हैं। इसके फिर 2 टाइप्स होते हैं, एमएचसी1, एमएचसी2, और ये डिपेंड करता है कि डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट होता है। जैसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में एमएचसी2 मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस होते हैं, जबकि ऑल न्यूक्लियेटेड सेल्स ऑफ द बॉडी और प्लेटलेट्स पे एमएचसी1 मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस होते हैं, ठीक? और एमएचसी1 मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो सेल्फ प्रोटीन्स को प्रेजेंट करते होते हैं और एमएचसी2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्सोजेनस प्रोटीन्स को प्रेजेंट करते होते हैं। अब ये जो एमएचसी1 मॉलिक्यूल्स है ये हमारे हर एक सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है और टी लिम्फोसाइट को पता होता है कि ये सेल्फ प्रोटीन है, इसके खिलाफ एक्ट नहीं करना, ठीक? और अगर कोई सेल वायरस इन्फेक्टेड हो जाता है या उसमें कोई कैंसरस ओरिजिन आ जाता है, तो फिर हमारे पास प्रेजेंटेशन होती है कि ये इस तरह का कोई मसला हुआ, तो फिर टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उसके खिलाफ एक्ट करते हैं। जो एमएचसी2 मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर इंक्लूडिंग बी लिम्फोसाइट्स, ठीक? और ये क्या होता है कि ये पहले इनगल्फ करते हैं एक एक्सोजेनस प्रोटीन को, फिर उसका जो एपिटोप होता है उसको सरफेस पे प्रेजेंट करते हैं, टी लिम्फोसाइट उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उसके खिलाफ रिएक्ट करते होते हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं वो लिम्फोसाइट्स हैं और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। तो लिम्फोसाइट्स जो हैं ये 3 किस्म के हैं फिर, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स जो इनेट इम्यूनिटी बनाते हैं और जो बी सेल्स और टी सेल्स हैं ये हमारे पास एडेप्टिव इम्यूनिटी बनाते हैं। जो बी सेल्स होते हैं वो बोन मैरो में ओरिजिनेट होते हैं और वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट भी बोन मैरो में ही होकर होते हैं, ठीक है? और इनकी इम्यूनो कॉम्पिटेंस के लिए जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि बी लिम्फोसाइट्स के सरफेसेस पे इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स आते हैं जिनको हम बी सेल रिसेप्टर्स बोलते हैं, ये आईजीएम और आईजीडी होते हैं, ठीक? अगर कोई एंटीजन आता है फ्री फ्लोटिंग और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ अटैच होकर आता है तो बी लिम्फोसाइट उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। दूसरी ये कि बी लिम्फोसाइट खुद भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में लाइक इंक्लूडेड है, इसके ऊपर एमएचसी2 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एंटीजन को जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं टी लिम्फोसाइट्स को। अच्छा, फिर अगर कोई एंटीजन आता है और एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स होती है तो बी सेल्स क्या होते हैं, माइटोटिक डिवीजन करते हैं और 2 किस्म के सेल्स बनाते हैं। एक प्लाज्मा सेल्स जो कि आगे जाके एंटीबॉडीज़ बनाता है और वो सारा रिएक्शन होता है, और अगर दूसरे सेल्स होते हैं वो होते हैं मेमोरी बी सेल, ये लॉन्ग लिविंग सेल्स होते हैं और अगर दोबारा सेम एंटीजन आता है तो ये रैपिड रिएक्शन शो करते हैं। अच्छा, फिर आ जाता है टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ओरिजिनेट बोन मैरो में होता है और फिर जाके इम्यूनो कंपोनेंट वो थाइमस में बनता है। इसका प्रोसीजर सारा आगे लिखा हुआ है। अच्छा, टी सेल्स जो होते हैं इनका इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये मैन्युफैक्चर नहीं करते, वो एक्वायर करते हैं टी सेल रिसेप्टर्स, ठीक है? जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन चेन्स होती हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन, ठीक? अच्छा, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये है कि टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो उन्हीं एपिटोप्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जो कि उनके पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स लेकर आएंगे। और दूसरा ये कि जो ये सेल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन एंटीजन्स को ही रिस्पॉन्ड कर सकता है और किसी चीज़ को नहीं, अगर कोई शुगर और ग्लाइको एसेक्राइड इस तरह जो चीज़ होती है।
अच्छा, फंक्शनली टी लिम्फोसाइट्स की फिर 5 टाइप्स हैं। एक साइटोटॉक्सिक, हेल्पर, सप्रेसर, गामा डेल्टा टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं वो इफेक्टर टी सेल्स और किलर टी सेल्स कहलाते हैं। और इन पे क्या होता है कि टी सेल रिसेप्टर्स के अलावा इनके ऊपर CD8 मार्कर्स भी होते हैं। और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, कैंसर सेल्स और फॉरेन सेल्स को मारते हैं थ्रू सिक्रेटिंग परफोरेंस एंड ग्रेन एंजाइम्स। ठीक है, अब परफोरेंस क्या है, परफोरेंस क्या काम करते हैं, वो परफोरेट करते हैं एक टारगेट सेल को। ठीक है, और ग्रेन एंजाइम्स फिर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि सिक्रेट होते हैं और सेल को फिर डेथ उसकी इंड्यूस कराते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आता है हेल्पर टी सेल्स, जो कि उसके ऊपर टी सेल रिसेप्टर्स भी होते हैं, CD8 मार्कर्स होते हैं। ठीक, और ये क्या करते हैं कि जब एक इम्यून रिस्पॉन्स वो करना होता है, ओरिजिनेट करना होता है, तो ये साइटोकाइन्स रिलीज़ करते हैं जो कि मोस्टली इंटरल्यूकिन फैमिली के होते हैं। अच्छा, फिर इसकी 2 सब टाइप्स हैं टी हेल्पर सेल्स की। एक टी हेल्पर 1 सेल्स एंड सेकंड है टी हेल्पर 2 सेल। टी हेल्पर 1 सेल्स जो हैं वो सीक्रेट करते हैं इंटरल्यूकिन 2, 5, इंटरफेरॉन अल्फा एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ठीक, और ये सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को फिर वो करते हैं, उसमें रोल प्ले करते हैं उसके मेकिंग में। और जो टी हेल्पर 2 सेल्स हैं वो इंटरल्यूकिन्स फैमिली को ही सेल सीक्रेट करते हैं, इंटरल्यूकिन 4, 5, 10 एंड 13। ठीक है, और ये हमारे पास ज़रूरी होती हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स पे। TH1 जो है वो सेल मेडिएटेड और TH2 जो है वो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में। अच्छा, फिर सप्रेसर टी सेल्स को हम रेगुलेटरी टी सेल्स भी बोलते हैं, और इसका फंक्शन होता है कि इसको रेगुलेट करे कि जो साइटोटॉक्सिक या हेल्पर का फंक्शन है वो ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ना चला जाए, और इनके ऊपर CD8 मार्कर्स होते हैं। जो गामा डेल्टा टी सेल्स हैं वो सिर्फ स्मॉल प्रोपोर्शन ही बनाते हैं, और इनका नाम गामा डेल्टा इस वजह से क्योंकि इसमें अल्फा बीटा चेंज नहीं होती ग्लाइकोप्रोटीन की, जबकि गामा डेल्टा चेंज होती हैं। ठीक है, और इनकी कोई इस तरह की एंटीजन इस पे एंटीजन प्रोसेसिंग या MHC प्रेजेंटेशन ऑफ एपिटोप ये सब कुछ ये नहीं करते हैं। ठीक, और इसका क्या होता है कि ये बस उन सर्फेसेस पे प्रेजेंट होता है जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की लाइक एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट होता है, और वहाँ पे ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाते होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये इंटरल्यूकिन्स, डिफेंसिन और ग्रेन एंजाइम्स को सिक्रीट करते होते हैं। ठीक, और लास्ट वाले मेमोरी टी सेल्स जो कि लॉन्ग टाइम के लिए रहते होते हैं, और अगर दोबारा एक्सपोजर होता है सेम स्पेसिफिक एंटीजन पे तो ये क्विकली रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक, अच्छा, नेचुरल किलर सेल्स भी वही है जैसे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स थे कि प्रेफरेंस और ग्रेन एंजाइम सिक्रीट करते होते हैं और वायरली इन्फेक्टेड सेल्स को किल करते होते हैं। ठीक, अच्छा, फिर ये है कि नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं वो वायरस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेचुरल किलर सेल्स सर्व्स टू रिस्ट्रेन द वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, जबकि जो टी लिम्फोसाइट, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, वो क्लियर द इन्फेक्शन करते हैं, तो एक उसको रोकते होते हैं वायरल इन्फेक्शन को स्प्रेड से, और दूसरा साइटोटॉक्सिक जो है वो उसको क्लियर करता है उस इन्फेक्शन को। अच्छा, फिर है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये क्या है, ये जो कि एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं लिम्फोसाइट्स को। ठीक, ये क्या करते हैं, पहले इनगल्फ करते हैं एंड प्रोसेस करते हैं एंटीजन को। ठीक, और इसके ऊपर MHC2 मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि हमने पहले पढ़ा है। तो फिर क्या होता है कि जब ये इनगल्फ कर लेते हैं, फिर स्मॉल फ्रेगमेंट्स जिनको हम एपिटोप्स बोलते हैं, उनको ये सरफेस पे लेकर आ जाते हैं MHC2 मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके। फिर आगे जाके बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट इनको रिकग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, और मोस्टली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं वो मोनोन्यूक्लियर फेगोसिटिक सिस्टम, जो MPS ऑफ द बॉडी है ना, वो उसमें मतलब मोस्टली वो सेल्स जो होते हैं ना वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैक्रोफेज हो गए, डेंड्रिटिक सेल्स ऑफ द स्प्लीन हो गया, एंड लिम्फ नोड के लैंगरहैंस सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस या कपर सेल्स ऑफ द लिवर हो गया। ठीक है, ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल नॉट बिलोंग टू जो जो इस सिस्टम में बिलोंग नहीं करते वो फिर बी लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, या टाइप 1 एंड टाइप 2 एंड टाइप 3 एपिथेलियोसाइट्स ऑफ द थाइमस होते हैं। अब ये जो जेनेटिक सेल्स हैं, ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में यूज़ हुआ था टर्म, ये क्या है? ये असल में इसका नाम से ज़ाहिर है कि ये ऐसे इनकी ब्रांचिंग साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होंगी। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं हर जगह, लाइक जैसे स्किन में प्रेजेंट होते हैं, म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव एंड रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, स्किन पे अगर जो इमेच्योर डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं उनको हम लैंगरहैंस सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, अगर कोई एंटीजन इनके ऊपर आ जाता है, लाइक ये किसी को क्या वो कर लेते हैं, एंटीजन को कैप्चर कर लेते हैं, तो ये तो इमेच्योर है, तो ये आगे जाके कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं कैरी आउट कर सकते, तो ये जाके किसी लिम्फ नोड के पास जाते हैं, वहाँ जाके ये मेच्योर होते हैं। ठीक है,
और फिर जाके जो होता है प्रोसेसिंग के बाद जो होगा ये एंटीजन जो होगा वो प्रेजेंट होगा टू द बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट और एक इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट होगा। अच्छा, दूसरा है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की जो डेंड्रिटिक सेल्स है ना, इनको फॉलिक्यूल डेंड्रिटिक सेल्स से कंफ्यूज नहीं करना है। वो जो है वो लिम्फॉइड फॉलिकल्स का एक पार्ट है, जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं ना उनका पार्ट है, ठीक है। और उनका स्ट्रक्चर आगे डिस्कस किया गया है, ये डिफरेंट है। इम्यून सिस्टम की इंट्रोडक्शन के बाद आ जाते हैं लिम्फॉइड टिश्यू। लिम्फॉइड टिश्यू या लिम्फेटिक टिश्यू हम इसे बोल सकते हैं। ये एक स्पेशल वैरायटी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इसका जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है ना, वो बना होता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से, जिसमें रेटिकुलर सेल्स और रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं और बीच में सारे क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और इन लिम्फोसाइट्स की वजह से ये डार्क ब्लू बेसोफिलिक स्टेनिंग भी देता है एचएनई स्टेनिंग में, ठीक है। अच्छा, अब लिम्फॉइड टिश्यू जो इनकी जनरल क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो 3 कैटेगरीज बनती है लिम्फॉइड टिश्यू की। एक है डिफ्यूज लिम्फॉइड टिश्यू, सेकंड है नोड्यूलर लिम्फॉइड टिश्यू या इसको हम लिम्फेटिक नोड्यूल्स बोल सकते हैं, लिम्फेटिक फॉलिकल्स भी बोल सकते हैं और लिम्फॉइड फॉलिकल्स भी बोल सकते हैं, कोई सा भी नाम आप ले सकते हैं। और लास्ट ये है कि लिम्फॉइड ऑर्गन भी हो सकता है, ठीक। अच्छा, अब जो डिफ्यूज लिम्फॉइड टिश्यू है ना, इसकी कोई ऐसी वो नहीं होती कि मतलब कोई स्पेसिफिक एक जगह पे नहीं होते। ये लूज रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। नो स्पेसिफिक मास और एग्रीगेशन इसमें होती है, ना ही कोई इनका कोई इनकैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर होता है। जो नोडुलर लिम्फॉइड टिश्यू है, इसमें क्या होता है कि ये लोकलाइज्ड एग्रीगेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स होती हैं, ठीक है, जो कि एक स्मॉल स्फेरिकल मास बनाती है। इस वजह से इसको लाइक नोड्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली किसी भी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर भी प्रेजेंट होती है। अच्छा, जो लिम्फॉइड ऑर्गन है ना, ये हमारे पास प्रेजेंट है, ये है मास ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू जो कि एक कैप्सूल के उसमें इनकैप्सुलेटेड होता है, ठीक है। और दैट आइसोलेट्स द लिम्फेटिक टिश्यू फ्रॉम द एडजॉइनिंग, और जो साथ में कोई डिफरेंट ऑर्गन या टिश्यू पड़ा है उससे इसको अलग करता होता है, ठीक है। और ये जो मैंने बताया कि डिफ्यूज और नोडुलर जो है ये इसमें एक प्रेजेंट होता है। अब क्या है कि जो म्यूकोसल लाइनिंग होती है रिस्पायरेटरी सिस्टम की या डाइजेस्टिव सिस्टम की या किसी और यूजी ट्रैक ना, तो इसमें क्या होता है कि ये नॉन इनकैप्सुलेटेड डिफ्यूज लिम्फेटिक टिश्यू या जो फॉलिकल्स होते हैं ना, ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम कहते हैं म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है। अगर ये वो गट में प्रेजेंट तो इसमें हम इसको गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू बोलते हैं और अगर ब्रोंकाइल ट्री में होते हैं तो ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू हम इसको बोलते हैं। और इनका फंक्शन वही होता है कि लाइक प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरिया और इस तरह सारा, ठीक। अच्छा, अब जो इनका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू हम पहले बोल लेंगे। अच्छा, लिम्फॉइड टिश्यू अगर हम बोलते हैं तो इससे हमारा मतलब होता है सेकेंडरी लिम्फॉइड नोड्यूल, ठीक। और इस सेकेंडरी और प्राइमरी में क्या फ़र्क होता है? प्राइमरी ऐसा है ना कि लाइक अगर कोई एंटीजन या कोई एक्टिवेशन नहीं हुई, तो वहाँ का जो मास है लोकलाइज्ड मास जिसमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है, तो वो प्राइमरी लिम्फॉइड टिश्यू है। लेकिन अगर एक बार एक एंटीजन आ गया तो प्राइमरी लिम्फॉइड टिश्यू चेंजेस इनटू सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है। अच्छा, मोस्टली इसका जो साइज़ होता है इसका रेंज करता है 0.2 मिलीमीटर टू 1 मिलीमीटर, ठीक है। ये इनकैप्सुलेटेड नहीं होता है। अच्छा, अब ये क्या होता है कि सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू के असल में 2 ज़ोन्स होते हैं। एक सेंट्रल लाइटर ज़ोन जिसको हम जर्मिनल सेंटर बोलते हैं और एक मेंटल ज़ोन होता है जो आउटर रीजन होता है, ठीक है। जो जर्मिनल सेंटर होता है ये लाइटर स्टेन्ड क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे इमेच्योर सेल्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि लाइक अगर इट डेवलप्स ये कब आता है? जब कोई एंटीजन आ जाता है, एक कोई अगर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसको ले आए या वो फ्री फ्लोटिंग खुद एक एंटीजन आ जाए, तो बी सेल्स क्या होते हैं कि वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो माइटोटिक डिवीजन करते हैं। अब माइटोटिक डिवीजन से हमारे पास क्या बनते थे? हमें हुआ था मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स। तो उनके पहले ये इमेच्योर सेल्स बनते हैं, कौन से? प्लाज्माब्लास्ट बनते हैं और लिम्फोब्लास्ट बनते हैं। प्लाज्माब्लास्ट को हम सेंट्रोब्लास्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये सेंट्रल जोन में प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि बाद में प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं। और जो लिम्फोब्लास्ट होते हैं वो लेटर डिफ्रेंशिएट इनटू बी मेमोरी सेल्स, ठीक है। तो अब ये जो है इमेच्योर सेल्स है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है फाइनली डिस्पर्स हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है, और इनका न्यूक्लियाई होता है, ठीक। अब ये क्या होता है कि ये जो सेंट्रल रीजन होती है लाइटर स्टेन देती है देन द मेंटल जोन, ठीक है। अच्छा, इस जनरल सेंटर में ना इसके अलावा मेच्योर डेंड्रिटिक सेल्स भी होते हैं जिनको हम इंटरडिजिटेटिंग डेंड्रिटिक सेल्स बोलते हैं। और जो बाहर का जोन होता है मेंटल जोन, उसको वो पेरिफेरल पार्ट होता है और उसको हम कोरोना ऑफ द लिम्फॉइड फॉलिकल भी बोलते हैं। और वहाँ पे डेंसली पैक्ड बी लिम्फोसाइट होते हैं तो वो थोड़ा सा डार्क स्टेनिंग देता है। अच्छा, फिर अब हम लिम्फॉइड ऑर्गन पे आते हैं। तो इसकी क्लासिफिकेशन ऐसी है कि 2 ग्रुप्स हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन।
प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, दे आर कंसर्न विद प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल्स, ठीक। ये इसमें बोन मैरो और थाइमस रहता है। थाइमस हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बोन हम चैप्टर 9 में कर चुके हैं। और जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है वो उसमें स्प्लीन आ जाता है, लिम्फ नोड आ जाता है, टॉन्सिल्स, ये भी हम ये 4 सेक्शन थाइमस, लिम्फ नोड, स्प्लीन और टॉन्सिल्स वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर कोई एंटीजेनिक स्टिमुलेशन होती है तो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के, वो इंक्रीज इन नंबर और फिर लाइक वो सारा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम फिर स्टार्ट करते हैं।